हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो से हम हमारे इस चैनल पर कंडक्टर्स की थ्योरी को शुरू कर रहे हैं। सो ये हमारा पहला लेक्चर होगा कंडक्टर का एंड अबाउट 5 to 6 लेक्चर्स के साथ हम जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए विथ प्रॉपर प्रैक्टिस और क्वालिटी प्रैक्टिस के साथ हम कंडक्टर्स की थ्योरी को फिनिश कर लेंगे। सो जनरली देखा गया है कि कंडक्टर्स का थ्योरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि उन्हें समझ में नहीं आती है या फिर अच्छी तरह से उन्हें समझाया नहीं जाता है, जिस वजह से उनके अंदर कुछ छोटे मोटे कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इन लेक्चर्स के साथ आपको वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई किया जाए, आपको हर एक चीज़ के पीछे का प्रॉपर रीज़न और एक्सप्लेनेशन दिया जाए, जिससे कि आप डाउट फ्री इस टॉपिक के साथ रह पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे 5 से 6 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे और हमारे लेक्चर्स इन पर्टिकुलर डेज आपको देखने को मिलेंगे। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन होंगे जब आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आफ्टरनून में आपको ये मिल जाएंगे लेक्चर्स। तो आफ्टरनून आपको मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लेक्चर्स जनरली देखने को मिलेंगे। और आज हमारा फ्राइडे है, लेक्चर नंबर 1, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो भी आपका डे होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स जनरली देखने को मिल जाएंगे। और मैं लेक्चर शुरू करने से पहले अपने थोड़े कोर्सेज के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे कंप्लीटेड कोर्स की बात करें फॉर जेई 2025 वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो हमारे कंप्लीटेड कोर्स हैं वो मैकेनिक्स का है और दूसरा कोर्स हमारा ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये टॉपिक हमारा कोर्स 2 था और ये हमारा कोर्स 1 था, जो कि हम अभी तक फिनिश कर चुके हैं। और फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि हमने थ्योरी कंप्लीट कर दिया और काम हो गया। बिल्कुल प्रॉपर वे पे फिनिश किया गया है, बिल्कुल प्रॉपर वे पे फिनिश किया गया है। प्रॉपर वे इन सेंस आपको बिल्कुल जीरो लेवल से थ्योरी को शुरू करते हुए एडवांस प्लस लेवल की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल एडवांस प्लस लेवल की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको लेवल में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको मेंटली टफ बनाया जाएगा इन लेक्चर्स के साथ। और टफ इन सेंस ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बताया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपको हाँ चीज़ें टफ तो लगे बट वो आपके यूज़फुल ना हो, ऐसा चीज़ नहीं है। बिल्कुल आपके कंडीशंस को देखते हुए, जे एडवांस के पेपर को देखते हुए हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर अप किया गया है। तो मैकेनिक्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छी तरह से लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। एंड अबाउट अगर हम पाथफाइंडर जैसे बुक्स की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन हमने लेक्चर्स के अंदर भी फिनिश कर लिए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, हम बिल्कुल अच्छे लेवल से शुरू करते हुए बिल्कुल बेस्ट लेवल पे चीज़ों को फिनिश कर किया है हमने मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर। तो अगर आप अपने मैकेनिक्स के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आप जाकर हमारे इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स था हमारा ऑप्टिक्स, एसएचएम और वेव्स का। और ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेव्स के कोर्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स हो जाता है, बिकॉज इस कोर्स के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं वो कम मेहनत के साथ आपको प्रॉपर रिजल्ट देने वाला काम करते हैं। बट कम मेहनत के साथ प्रॉपर रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपको हर एक चीज़ के पीछे का प्रॉपर रीज़न और अच्छी तरह से आप इसके थ्योरी को समझते हैं। तो हमने कोशिश की है कि बहुत प्रॉपर वे पे इसकी थ्योरी डिज़ाइन की गई है और साथ में जितना प्रॉपर क्वेश्चन आपको चाहिए होगा इस टॉपिक पे वो आपको लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स आप बिल्कुल सॉलिडिफाई कर पाएँ अपने, तो आप ज़रूर इस कोर्स को भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। और अगर मैं अपने अभी ऑनगोइंग कोर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिल्कुल बेस्ट लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल बेस्ट लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा चल रहा है।
अभी हम करंट वाले पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और हम मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ेंगे। और जिस लेवल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पर हम कवर अप कर रहे हैं, जनरली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हर एक लेक्चर्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और हम कम टाइम के अंदर एक लेक्चर के अंदर बिना बकवास करते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लेक्चर्स थोड़े डेंस होंगे, बट आपको अगर आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं तो ज़रूर आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बिकॉज हमने हर एक लेक्चर्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रखा है और उस एफर्ट के कारण आपको कम वक्त ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हाफ कर दिया गया है, जितना वक्त लगना चाहिए हर एक टॉपिक को अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो इतना एटलीस्ट वक्त लगेगा। मिनिमम पॉसिबल टाइम पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो भी मिल सकता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन से अभी डिसअपॉइंटेड हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें, तो ज़रूर आप हमारे ऐप को हमारे पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे कोर्सेज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस लेक्चर को फिर। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स होते क्या हैं और इनकी थ्योरी को अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें। कंडक्टर्स होते क्या हैं और कंडक्टर्स की थ्योरी को हमें अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स एक्चुअल में आपने तीन तरह से डिवीजन किया होगा चीज़ों को। मटेरियल को आपने जनरली तीन तरह से डिवाइड किया होगा और आपने पढ़ा होगा कि एक कंडक्टर होता है कुछ, एक इंसुलेटर होता है कुछ, और एक सेमीकंडक्टर जैसा कुछ होता है। एक सेमीकंडक्टर जैसा कुछ होता है। तो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं एंड सेमीकंडक्टर होते हैं। ये मटेरियल को हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो किस तरह से चीज़ों को कंडक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने मटेरियल को कैटेगराइज किया है। और उसमें सबसे पहला पार्ट है कंडक्टर्स। उसमें सबसे पहला पार्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी होता है कि यहाँ पर ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या क्वालिटी होता है इनके अंदर, हम डिटेल्ड वे पे हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने इन्हें कैटेगराइज किया है, बिकॉज जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के बॉन्ड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इधर से उधर रोम कर सकते हैं, इधर से उधर भाग सकते हैं, या फिर वो फ्री होंगे टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी हिंड्रेंस। बिना किसी हिंड्रेंस के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए तैयार होंगे। तो जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ज्यादा कंडक्टिविटी हाई हो सकता है किसी मटेरियल का। तो कंडक्टर के साथ केस ऐसा है कि कंडक्टर्स के पास हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनका नाम ही कंडक्टर रख दिया गया है, बिकॉज ये काफी ज्यादा अच्छा कंडक्ट करते हैं चीजों को। बट फिलहाल हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पढ़ने का मतलब है कि कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस होंगे वो जनरली हम रेस्ट पर रखकर चीजों को देखने वाले हैं। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे, जिससे कि करंट वगैरह की चीजें अभी फिलहाल नहीं आएंगी। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कि अभी जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट पे चार्जेस को रखते हुए बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्हें हम चार्जेस को देंगे कंडक्टर पे और फिर देखेंगे कि वो क्या प्रॉपर्टीज वगैरह शो कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही इनका क्वालिटी है और इसके बेसिस पे ही आगे की थ्योरी डेवलप होने वाली है। तो आपको याद रखना है कि कंडक्टर्स जो मटेरियल होते हैं जनरली उनके पास बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये कंडक्टिंग एक मटेरियल है, अगर ये कंडक्टर का मटेरियल है, तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब भी आप इसे किसी एक्सटर्नल फील्ड पर रखते हैं, जब भी आप इसे किसी एक एक्सटर्नल फील्ड पर रखते हैं, तो मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं।
कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बोलूं, तो अभी हमने सबसे पहले एक चीज जज कर लिया कि कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इधर से उधर भाग सकते हैं, जैसा भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इस कंडक्टिंग मटेरियल को पर हमने एक बाहर से इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया है बाहर से, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ये कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड मतलब किसी और ने फील्ड बनाया है और उसके फील्ड पे ये कंडक्टिंग मटेरियल को हमने रख दिया है। तो जैसे ही हमने इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, तो कंडक्टर्स के अंदर होने वाले बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, बिकॉज ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू कर जाएंगे। और शिफ्ट होते हुए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड बहुत सारे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट टू द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस साइड हो जाएगा और जहां से आपके नेगेटिव चार्ज छोड़कर गए हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन जैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज वो रीजन न्यूट्रल था और यहाँ से चार्जेस छोड़ के इस डायरेक्शन पे गए, तो ये रीजन थोड़ा पॉजिटिव रीजन हो गया और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हैं, तो ये रीजन एक नेगेटिव रीजन हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर एक अंदर की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इसमें अंदर की तरफ एक और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर एक कंडक्टर को रखते हैं, तो कंडक्टर के अंदर होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ऑपोजिट टू द फील्ड, और उसकी वजह से वो एक साइड जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दूसरे साइड ने पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, एक हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और इस वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर आ जाता है, जिसे कि हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक चलता है जब तक ये ई एक्सटर्नल या फिर जब तक इस अंदर की रीजन पर ई नेट जीरो ना हो जाए। जब तक इस अंदर की रीजन पर ई नेट जीरो ना हो जाए तब तक ये फर्दर शिफ्टिंग चलती जाएगी, बिकॉज हमने पहले ई एक्सटर्नल लगाया था, तो वो तो कांस्टेंट है। ई एक्सटर्नल तो हमने कांस्टेंट फील्ड लगाया, बट क्या हुआ, चार्जेस जैसे एक्यूमुलेट होने लगे तो ये ई इंड्यूस्ड बढ़ने लगा, इंड्यूस बढ़ता गया, और जैसे जैसे चार्ज के एक्यूमुलेशन बढ़ते गए वैसे वैसे ई इंड्यूस बढ़ता गया। और एक ऐसा वक्त आया जब ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड इक्वल हो गए। हाँ बिल्कुल इक्वल हो गए, और जैसे वो इक्वल हो जाएंगे तो इस वक्त आपको क्या देखने को मिलेगा कि ई नेट यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। ई नेट यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस का जो समीशन है वही ई नेट होगा कंडक्टर के बॉडी के अंदर, और ये कंडक्टर तब तक चार्ज का एक्यूमुलेशन करता जाएगा जब तक यहां पर ई नेट जीरो ना हो जाए। और जनरली ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेता नहीं है, कुछ नैनो सेकेंड्स का टाइम लेता है, ये पूरे शिफ्टिंग की वजह से। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी कंडक्टर की बात हो तो कंडक्टर के सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहने वाला है। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होने वाला है। मेरा कहना ऐसा नहीं था कि कंडक्टर के सरफेस के अंदर आपका फील्ड जीरो होता है, नेट फील्ड जीरो होता है। आपने एक्सटर्नल लगाया, इसने इंड्यूस प्रोड्यूस किया, जिससे कि नेट हमेशा जीरो हो जाएगा, बिकॉज जब तक नेट जीरो नहीं होगा तब तक एक्यूमुलेशन चलता जाएगा। और इस वजह से हम यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर is always going to be
तो ये जो फर्दर एक्यूमुलेशन वगैरह हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते नहीं है। तो इस वजह से आपको हमेशा, आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे फील्ड को, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ नैनो सेकेंड्स में यहाँ पर नेट फील्ड जीरो हो गया है। तो इस वजह से हम फाइनल कंक्लूड ये बोल सकते हैं कि जो नेट फील्ड है, कभी भी कंडक्टर के ऊपर नेट फील्ड बन ही नहीं सकता, नेट फील्ड नहीं बन सकता। इंडिविजुअल फील्ड आएंगे, इंडिविजुअल फील्ड के अगेंस्ट ऑपोजिट फील्ड क्रिएट होगा, जिससे कि आपका नेट फील्ड हमेशा जीरो हो जाने वाला है। और ये जीरो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इनके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इधर उधर करना था ये कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से इनके अंदर नेट फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 की जो नेट फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो रहने वाला है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना है इसका। तो दूसरी प्रॉपर्टी में कहना है कि अगर मैं इसी कंडक्टिंग बॉडी को अगर ध्यान से बनाऊं, मान लो मैंने इसमें फील्ड वगैरह ऑन किया था, तो इसमें चार्ज के एक्यूमुलेशन हुआ और चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से नेट ओवरऑल जीरो हो गया। तो अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, जैसा ये पॉइंट है सिमेट्रिकल पॉइंट अगर बनाऊं, तो ये सारे पॉइंट्स भी सिमेट्रिकल हैं, तो इन सारे पॉइंट्स पे नेट फील्ड जीरो होगा, बिकॉज ये कंडक्टर का ही पॉइंट है ना। तो हमने पढ़ा है कंडक्टर के सरफेस पे कभी भी, सरफेस इन सेंस बल्क पे, सरफेस इन सेंस बल्क पे, सरफेस को आप ये बाहर आउटर सरफेस की तरह मत देखिए, बल्क पे, कंडक्टर के बल्क पे कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ों को बना रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस सा मैंने ड्रॉ किया है, तो मुझे पता है कि अगर इसके इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका कहना ये हो सकता है कि यहाँ पर क्यू इनसाइड ज़रूर ज़ीरो होगा। इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो आपको जनरली ज़ीरो देखने को मिलेंगे। अगर ज़ीरो नहीं होते तो वो जो चार्जेस हैं वो ज़रूर यहाँ पर एक फील्ड बना पाते, वो ज़रूर यहाँ पर एक फील्ड बना पाते। इस वजह से हम सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर ये बोल सकते हैं कि दी चार्जेस दैट इज गिवन टू दी कंडक्टर, अगर मैं इस पर कुछ चार्ज डालूँ, अगर इसमें चार्ज डालूँ बाहर से लाकर, इस पर कुछ चार्ज पुट ऑन करें, तो वो चार्ज कभी भी उसके बल्क में रिसाइड नहीं कर सकती, बिकॉज अगर बल्क में रिसाइड करेगी तो इन दैट केस बल्क पर होने वाले किसी एक पॉइंट पर कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ से बोल सकते हैं वो कुछ ऐसा है कि दी ऑल दी चार्जेस गिवन टू द कंडक्टर will always resides on the surface, not on the bulk. बल्क पे मतलब मटेरियल के अंदर नहीं लाए कर सकते कभी भी चार्जेस। जो भी चार्जेस अगर आप दोगे, मतलब मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, ये पूरा कंडक्टर है, मतलब कुछ ऐसा, अगर मैं इसको डार्क बनाऊं तो ऐसा कुछ कंडक्टिंग मटेरियल है, और अगर मैं इस पे चार्ज दूं बाहर से, अगर मैं क्यू चार्ज देता हूं इस पे, तो जनरली आप देखेंगे कि इसके आउटर सरफेस पे, जो कि कंडक्टर का बल्क नहीं है, कंडक्टर के बल्क के बाहर, इसके आउटर सरफेस पे ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके बल्क में कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यू इन जो है, क्यू इन है, ये हमेशा जीरो होने वाला है। तो अगर आप इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी चार्जेस हैं वो पूरे इसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेंगे, वो कहाँ नहीं आ सकते, बल्क के अंदर नहीं आ सकते। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देख लिया। पहला प्रॉपर्टी में हमने बात किया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, और दूसरे प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात कर लिया कि इलेक्ट्रिक जितने भी चार्जेस देंगे आप, वो पूरे चार्जेस उसके सरफेस पे रिसाइड करने वाले हैं, उसके सरफेस पे रिसाइड करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगले प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मेरा कहना यह होगा कि मान लीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है। अब इस कंडक्टिंग मटेरियल पर हमें पता है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर फील्ड है ही नहीं। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन पर, इनके लाइन जॉइनिंग पर भी कोई फील्ड है क्या, इस इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग कोई फील्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
बिकॉज इस कंडक्टर के अंदर फील्ड है ही नहीं, नेट फील्ड है ही नहीं। तो अगर नेट फील्ड है ही नहीं तो आप अगर 2 पॉइंट ए और बी बनाए तो ए से बी के लाइन जॉइनिंग के अलोंग आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा नहीं। सो देयर इज नो फील्ड इन द लाइन जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी, therefore there is no work which is needed to be done against the electric field। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन जॉइनिंग पर अगर कोई फील्ड है ही नहीं तो आपको ए से बी पर अगर आपको चार्ज को भेजना है तो आपको फील्ड के अगेंस्ट कोई भी वर्क करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर फील्ड है ही नहीं, इस डायरेक्शन में फील्ड है ही नहीं। और अगर फील्ड है ही नहीं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आपको चार्ज को भेजना है तो आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। So there is no work needed to move a charge from a point of the conductor to the other point of the conductor। In other sense, we can say that the potential of all the points of the conductors will always remain same or will always remain constant। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट का, कंडक्टर के ऊपर होने वाले हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होने वाला है। ये एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होता है। तो तीसरे प्रॉपर्टी पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंडक्टर्स are equipotential in nature। Why it is equipotential in nature? इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं आप सोचिएगा एक बार। पोटेंशियल आप डिफाइन करते हैं कि उस जगह पर जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो जो भी सोर्सेज हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल लिखना है अगर उस पॉइंट पे, तो आपको उन सारे चार्ज के सोर्सेज की फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर चार्ज को लाना होता है। ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं। फिर से सोचिएगा, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिस्टम ऑफ चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर चार्ज को लाना होगा, यूनिट चार्ज को। और आप जो भी यूनिट चार्ज को लाने के लिए वर्क करेंगे वही वर्क आप बोल सकते हैं उस पॉइंट पर होने वाला पोटेंशियल होता है। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है आपको इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा और इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो सेम होगा, बिकॉज बी से ए पर लाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ नहीं रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल नेचर का होता है, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कंडक्टर्स के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डील कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है। आपको याद रखना है ये सारे प्रॉपर्टीज, आगे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स को समझने के लिए ये प्रॉपर्टीज ही हेल्प करने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी बल्क में आएगा नहीं कंडक्टर के। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखा हमने कि कभी भी चार्ज उसके बल्क में रिसाइड नहीं कर सकते, जो भी चार्ज हैं वो उसके सरफेस पे ही रिसाइड कर सकते हैं। और तीसरे प्रॉपर्टी में हमने देख लिया कि कंडक्टर्स इक्वी पोटेंशियल नेचर के होते हैं। कंडक्टर्स इक्वी पोटेंशियल नेचर के होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हुए चीज़ों को। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर कर देखते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पर बनने वाला है। बहुत आसान है समझना। सबसे पहला केस, इसमें मैं कुछ 5-6 केसेस लूँगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है। सबसे पहला केस ले रहा हूँ, बहुत बेसिक सा केस, जिसमें मैं क्या बोलूँगा कि वी हैव अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, और इस स्फेरिकल कंडक्टर पे मैं क्यू चार्ज डालने वाला हूँ। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सीखेंगे। तो इफ क्यू चार्ज इज पुट ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर पे क्यू चार्ज अगर पुट करते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्यू चार्ज हमने दे तो दिया है, वो कैसे इधर उधर बटने वाला है, कैसे इधर उधर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। तो उसके लिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए
कि अगर आपने इस पे क्यू चार्ज दिया है और मान लीजिए अगर इसमें डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म रह गई, अगर इसमें नॉन यूनिफॉर्म वे पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, तो आप सोचिएगा आपने पहले पढ़ा होगा ज़रूर, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं बताता हूँ कि अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके स्फेरिकल कंडक्टिंग मटेरियल या फिर एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसके अंदर होने वाले किसी भी एक पॉइंट पर फील्ड ज़ीरो होता है, फील्ड जीरो होता है। सर ये तो अभी हमने बात किया, नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक स्फीयर पे अगर आप यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर आप एक स्फीयर लें, अभी ये कंडक्टर है कि नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे ये बात अगर पता हो कि स्फीयर के सरफेस पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अंदर पर होने वाले हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर पर होने वाले हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बिकॉज जब हमने इसको गॉस थ्योरम से फील्ड को कैलकुलेट किया था तो हमने देखा था कि अगर एक स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अंदर पर होने वाले हर एक पॉइंट पर फील्ड जीरो होता है, हर एक पॉइंट पर फील्ड जीरो होता है। और इसके पीछे का रीज़न हमें थोड़ा सा शेल थ्योरम से समझ में आता है, और हमने इसके पीछे का रीज़न कुछ ऐसा समझा था, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो ये मैंने बहुत छोटा सा एंगल लिया है, मैंने दिखाया आपको बड़ा है, अगर मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर होने वाली जो चार्ज की डेंसिटी है और यहाँ पर होने वाली जो चार्ज की डेंसिटी है, ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को काउंटर अटैक करेंगे और दोनों का फील्ड एक जैसा ही होगा। और इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये शेल थ्योरम है, और ये शेल थ्योरम अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने यूट्यूब के अंदर ही लेक्चर के अंदर इसे समझाया है कि यहाँ पर होने वाले चार्ज डेंसिटी की वजह से और यहाँ पर होने वाले चार्ज की वजह से जो नेट फील्ड है वो कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ लेक्चर्स जो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं उस पे जाकर एक बार से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर अगर चार्ज कम भी है, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा भी है, बट आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। और जब आप चीज़ों को देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट आ जाएगा और दोनों की चार्ज डेंसिटी, दोनों पर होने वाला चार्ज और डिस्टेंस का जो भी रेशियो आएगा वो एक तरह का फील्ड बनाएगा और एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर समझते होंगे। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अब अगर मैं इसको एज अ कंडक्टर देखूं, मैं यहाँ पर कंडक्टर वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर बोल रहा था कि अगर एक कोई भी मटेरियल है उसके आउटर सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस पे अगर मैं क्यू चार्ज डाल दूँ यूनिफॉर्मली तो वो अंदर में कभी भी फील्ड नहीं बनाता है। अब अगर आप यहाँ पर कंडक्टर के लिए सोचें और आपने अगर इस पर क्यू चार्ज दिया है, आपने इस पर अगर क्यू चार्ज दिया है और आप अब चाहते हैं, आपको ये बात पता है कि अंदर पे नेट फील्ड जीरो ही बनना है, अंदर पे नेट फील्ड जीरो ही बनना है। क्यों जीरो बनना है? बिकॉज ये कंडक्टर का मटेरियल है, अंदर कंडक्टर का मटेरियल है, तो नेट फील्ड जीरो बनना ही बनना है। और अगर नेट फील्ड जीरो बनना है तो आपको पता है कि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज नेट फील्ड अंदर पे कुछ आ जाएगा। अगर यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सेम नहीं होता, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। और अगर आप यहाँ पर कंडक्टर की तरह सोचें तो अगर आप यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अंदर पे किसी उस पॉइंट पर फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। बट आपको पता है कि फील्ड तो जीरो होना ही होना है, इस वजह से कंडक्टर भी यहाँ पर चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट आगे बहुत हेल्प करेंगी, इस वजह से मैं अभी टाइम ले रहा हूँ इस पे। तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अगर आप किसी एक कंडक्टर पे, आइसोलेटेड कंडक्टर पे क्यू चार्ज देते हैं स्फेरिकल कंडक्टर पे, तो जो चार्ज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वे पे उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। आई होप आपको पहला बात समझ में आया होगा मैंने क्या बोलने की कोशिश की है इन दी फिगर नंबर 1। बिल्कुल सही है, फिगर नंबर 1 पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या बोलने की कोशिश की गई है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और इसमें थोड़ा सा शेल वगैरह रखते हैं और उसके सेंटर वगैरह पे चार्ज रखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पॉइंट। तो
spherical shell with charge at its center. मतलब फिगर कैसा है ये पहले समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ. स्फेरिकल शेल विद चार्ज एट इट सेंटर मतलब क्या है, ये एक शेल देखने को मिला आपको, ये तो पूरा कंडक्टर ही हो गया सर. तो ये देखिए मैंने इसको हटा दिया, तो ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टर, वो पूरा एक फ्री स्पेस है. जो ब्लू पोर्शन है वही आपका यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है, वही आपका कंडक्टिंग मटेरियल है. अब आपने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, अब आपने इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया और अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. ये बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन है और अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बिकॉज जैसे आप इस चार्ज को रखते हैं उसके बाद चार्ज कैसे स्प्लिट होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चलिए इसके बारे में बात करेंगे. इसके बारे में हमें बात करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा. तो इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर ये समझिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को पहले आप ये समझिए कि जैसे ही आप चार्ज वगैरह देते हैं तो अभी आपने क्या कंडक्टर पे डायरेक्टली कोई चार्ज डाला है, नहीं, आपने डायरेक्टली नहीं डाला है, आपने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है और बीच में आपका यहाँ पर एयर का मटेरियल है जो कि यहाँ पर कोई भी कंडक्शन फॉलो अप कर नहीं रहा है, कोई भी ऐसा कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा है, इस वजह से कोई भी यहाँ पर फ्लो वगैरह नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं है. तो अगर फ्लो नहीं है तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई है कि इसमें इस कंडक्टर पे Q नेट 0 है एज नो चार्ज इज गिवन, नो चार्ज इज गिवन डायरेक्टली टू इट. इसमें डायरेक्टली कोई चार्ज दिया नहीं गया है. अगर डायरेक्टली दिया गया होता तो क्या होता, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जैसे यहां पर हुआ, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो क्या सर कंडक्टर चार्ज ही कैरी नहीं कर सकता, अपने सरफेस पे कैरी कर सकता है. तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इसने अभी कोई भी चार्ज इसमें दिया नहीं गया था, इस वजह से कंडक्टर के पे नेट चार्ज 0 ही होगा. तो सर नेट चार्ज अगर 0 होना है तो अब एक बात समझिएगा कि ये जो क्यू चार्ज है, अंदर पे जो क्यू चार्ज है, इसने तो फील्ड बनाना है, इसने तो फील्ड बनाना है और ये फील्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा. तो इस तरह से इसने कुछ फील्ड बनाया. अब जब ये इसने फील्ड बनाया तो आपने ये बात जरूर सीखा होगा, आपने ये बात जरूर सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूं कि अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इसके सामने अगर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रख देनी है, अगर एक माइनस क्यू चार्ज रख देनी है तो क्या होगा, इससे जितने लाइंस निकलेंगे वो सारे लाइंस इसके अंदर चले जाएंगे. इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा, ये जो भी लाइंस है बाहर वाले ये भी इस पे ही जाकर डिसअपियर होने वाले हैं. इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर इस लाइंस को कंडक्टर के ऊपर लाइंस नहीं पहुंचने हैं, कंडक्टर के इस बल्क वाले मटेरियल पे ई नेट की वैल्यू 0 होनी है, इस पॉइंट पर ई नेट की वैल्यू 0 होनी है, बिकॉज बल्क में कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता. तो अगर इस पॉइंट पर ई नेट 0 होना है तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि इस लाइंस को टर्मिनेट करना पड़ेगा. और ये लाइंस किसने निकाला है, क्यू चार्ज ने, तो उसको टर्मिनेट भी किसने करना पड़ेगा, माइनस क्यू ने. इससे सारे लाइंस को टर्मिनेट भी किसने करना पड़ेगा, माइनस क्यू ने. तो इसका मतलब यह है कि यहां पर एक माइनस क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली वे पे डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा, बिकॉज जिस वे पे आपने इसके फील्ड लाइंस निकले हैं उन सारे फील्ड लाइंस हर यूनिट एरिया पर एक जैसे ही फैले हुए हैं. इस वजह से हर यूनिट एरिया पे उतनी ही चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि ये वो पूरे इस फील्ड लाइंस को कैप्चर कर ले और आगे लाइंस को ना बढ़ने दे. आगे ना बढ़ने दे इन सेंस मतलब इन दोनों का जो नेट फील्ड है, ये माइनस क्यू यहाँ पर एक एमर्ज होगा और इस माइनस क्यू के एमर्ज होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो नेट फील्ड है, इन दोनों का मिलाकर जो नेट फील्ड है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है. इन दोनों का मिलाकर इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड है वो कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी जो मैंने यहाँ पर आपको फिगर बनाकर दिखाया कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसमें चार्ज ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो भी मैंने लाइंस बनाए हैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. तो अगर मैंने यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस किया है तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. तो इन दोनों ने मिलके सिर्फ इसी रीजन पे फील्ड बनाया है, सिर्फ इसी रीजन पे फील्ड बनाया है.
और अगर आप ध्यान से सोचें कि इन दोनों ने अगर इसके पूरे लाइंस को इसने ले लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसके बाहर वाले पॉइंट पर इन दोनों की वजह से मिलाकर नेट फील्ड यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाया, और वो पहुंचना था भी नहीं, बिकॉज अगर वहां पर फील्ड पहुंचता तो नेट फील्ड जीरो कैसे हो पाता। एक तो आपको ये सोचने का तरीका है, और दूसरा आप अगर नॉर्मली सोचना चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो होना है तो आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू नेट जीरो होगा तभी वहां पर उस पॉइंट पर ई नेट जीरो होगा। तो एक क्यू तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और दूसरा क्यू आ कहां सकता है, सरफेस पर ही आ सकता है, इनर सरफेस पे, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। बट पहला वाला जो रीजन है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया लग रहा होगा कि वो माइनस क्यू चार्ज आएगा कैसे और किस तरह से सारे फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट इन सेंस कि जो भी इन दोनों का मिलाकर फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ने मिलकर नेट फील्ड तो जीरो बना दिया वहां पर। बट सर हमने तो पहले लिखा था कि कंडक्टर पे कोई बाहर से चार्ज दिया नहीं गया, तो ये माइनस क्यू आ कैसे गया, ये माइनस क्यू आ कैसे गया। तो आपको फिर से मैं याद दिलाऊं कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे ही बाहर से किसी एक्सटर्नल फील्ड आती है जो कि यहाँ पर प्लस क्यू ने फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, तो उसके अगेंस्ट ये अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंडक्टर के अंदर पे जो भी चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने चार्जेस को, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि उस पॉइंट पर कंडक्टर के बल्क पर नेट फील्ड को जीरो कर दें, मतलब एक्सटर्नल फील्ड को काउंटर अटैक कर दें। बोलने का मतलब ये है। तो इन्होंने यहाँ से जो क्यू लाइंस, जो भी क्यू वाली फील्ड लाइंस निकली थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। तो ये माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज है, ये कोई नेट चार्ज नहीं है। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो मुझे पता है कंडक्टर पे नेट चार्ज तो जीरो ही होने वाला है, कंडक्टर पे कोई नेट चार्ज आ नहीं सकता। तो अगर नेट चार्ज जीरो होना है तो इसका मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया था, सबसे पहले जब यहाँ पर हम पोलराइजेशन देखे थे तो आपने यहाँ पर देखा था कि नेट चार्ज इसमें माइनस क्यू इधर अगर इंड्यूस हुआ है तो इस जगह पर प्लस क्यू इंड्यूस हो गया होगा। इसके सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, मैंने इसको इसके सरफेस पे दिखाना था, इनर दिखा दिया है, बट ये एक्चुअल में इसके सरफेस पे हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर सेम लॉजिक के साथ अगर आपको सोचने के लिए बोलूं तो इसके अगर इस सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ गया होगा, बिकॉज चार्ज इसके बल्क में रिसाइड कर नहीं सकता, वो तो सिर्फ सरफेस पे ही रिसाइड कर सकता है। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो बाहर वाले पे प्लस क्यू आना पड़ेगा, बट सर बाहर वाले पे प्लस क्यू जो आया है क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसे सोचेंगे। तो चलिए ये भी सोचते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना है। तो अभी तक मुझे ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर माइनस क्यू के चार्जेस आ गए, यहाँ पर माइनस क्यू के चार्जेस आ गए, और इस माइनस क्यू के चार्ज के आने की वजह से ये दोनों मिलकर, इन दोनों ने मिलकर, ये प्लस क्यू ने और इधर जो माइनस क्यू ने आया है, इन दोनों के फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक ही रह गए, मतलब ये अब कंडक्टर पे फील्ड बना नहीं रहे। तो अब बचता है सिर्फ बाहर वाला प्लस क्यू। अब ये बाहर वाला प्लस क्यू आपको कंडक्टर पे नेट फील्ड जीरो बनाना है ऐसे। तो फिर से याद कीजिए, फिर से एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, और स्फेरिकल सरफेस के अगर किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो बनाना है तो सरफेस पे जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ही पॉसिबल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो अंडर पे वो किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो नहीं बना पाएंगे। बट हमें पता है कि कंडक्टर सारी चीज़ों को ऐसा एडजस्ट करने वाला है कि यहाँ पर ई नेट आपको जीरो देखने को मिले। तो अभी अंदर वाले दोनों ने तो नेट जीरो बना ही दिया था, अब सिर्फ बच रहा था ये प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू ने भी अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
अब क्या देख सकते हैं कि हाँ, इन दोनों ने मिलके तो यहाँ पर ई नेट बनाया नहीं था, और बाहर वाले ने भी अब फिर से शेल थ्योरम की तरह सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर आप वहाँ पर वैसा ही कुछ बनाए जैसा मैंने अभी बनाकर दिखाया था, तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो इस जगह पर एक जैसा ही फील्ड बना रहा होगा, जिसकी वजह से नेट फील्ड अभी भी जीरो देखने को मिल रही है। तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर आप एक सेंटर पे क्यू चार्ज रख देते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मैं चाहता तो उसको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता कि ऐसा प्लस इधर है, माइनस इधर डालो, इधर प्लस डालो, इधर यूनिफॉर्म होगा एंड ऑल, बट रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इन सारे छोटी छोटी बातों से आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जो भी चीज़ें हम डिफिकल्ट चीज़ें भी डील करेंगे वो आप यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर ही आपको टाइम ना दूँ और यहाँ पर ही चीज़ों को अच्छी तरह से ना समझाऊँ और बाद में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप हायर ऑर्डर की चीज़ें अच्छी तरह से समझ पाएँ, तो वो फिर शायद मेरी तरफ से कुछ कमी थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि हर एक चीज़ के पीछे का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूँ। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होगा। अब मैं आ जाता हूँ तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं क्या करूँगा? तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे अब मैं बात करूँगा यहाँ पर यूनिकनेस थ्योरम के साथ। अब मैं यहाँ पर यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात करूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले मैं एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं तीसरे, चौथे, पाँचवें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वापस से आऊँगा। तो नेक्स्ट इज यूनिकनेस थ्योरम। तो यूनिकनेस थ्योरम का क्या कहना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिकनेस थ्योरम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डील करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। तो चलिए एक बार चेक करते हैं व्हाट इज़ यूनिकनेस थ्योरम और हमें इसे किस तरह से डिफाइन वगैरह करना है। तो सबसे पहली चीज़, यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यूनिकनेस थ्योरम का कहना ये है कि the net field due to all the outer charges मतलब चार्ज lying outside a conducting material, कंडक्टिंग मटेरियल को क्रॉस करने के बाद जो भी बाहर लाई कर रहे हैं। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और प्रॉपर वे पे समझाऊंगा। तो क्या बोल रहा हूं, द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल आउटर चार्जेस मतलब चार्जेस lying outside the conductor, मतलब आप कंडक्टर को क्रॉस करते हुए अगर आप बाहर की तरफ चले गए हो तो वो चार्जेस को आउटर चार्जेस बोल रहे हैं। तो द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द आउटर चार्जेस एट एनी इनसाइड पॉइंट will always be zero, will always be zero, will always be zero। ध्यान से पढ़िए एक बार क्या बोला जा रहा है। बोला गया है इसमें कि द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द आउटर चार्जेस, नेट फील्ड पहला इंपॉर्टेंट चीज, नेट फील्ड। नेट फील्ड मतलब सबका मिला जुला कर जो फील्ड आ रहा है। द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द आउटर चार्जेस, आउटर चार्जेस को मैंने ब्रैकेट में दिखाया है, क्या उसका मतलब है, एट एनी इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट मतलब जिस कंडक्टर को क्रॉस करके बाहर गए हैं जिसे हम आउटर चार्जेस मान रहे हैं, उस कंडक्टर के अंदर लाए होने वाले हर एक पॉइंट को मैं इनसाइड पॉइंट्स बोल रहा हूं, उसे मैं इनसाइड पॉइंट्स बोल रहा हूं। विल ऑलवेज बी जीरो। नेट फील्ड के बारे में बात हो रहा है। इंडिविजुअली वो फील्ड बना सकते हैं सारे चार्जेस, बट उन सारे बाहर में जितने भी चार्जेस हैं उन सब का मिलाकर जो भी नेट फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होने वाला है। एंड साथ में इसका दूसरा स्टेटमेंट है ऑल्सो, इसका जस्ट उल्टा भी सही है, इसका जस्ट उल्टा भी सही है। मतलब क्या कि दी नेट फील्ड ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्जेस एट एनी outside point, at any outside point is always
जीरो। देखो इनसाइड चार्जेस है, मतलब जितने भी चार्जेस हैं उन सबका मिलाकर होने वाला नेट फील्ड ड्यू टू ऑल इनसाइड चार्जेस एट एनी आउटसाइड पॉइंट। अब देखो इनसाइड चार्जेस मतलब वो कंडक्टिंग मटेरियल को बिना क्रॉस किए हुए, आप सेंटर से शुरू कीजिए, बिना मटेरियल को क्रॉस करने के पहले जितने भी चार्जेस लाए कर रहे हैं वो इनसाइड चार्जेस हो गए, और जैसे ही मटेरियल को क्रॉस करने के बाद जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट आपका क्या कहला रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी ये बात, क्या बोलने की कोशिश किया गया है। तो चलिए अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर बोलने को क्या किया गया है, क्या बोलने की कोशिश की गई है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूं, जो कि अभी हमने यहाँ पर कंडक्टर के अंदर ही देखा, फिलहाल इस पे मैंने अभी आपको जो दिखाया, तो क्या देखें, ये क्यू चार्ज था, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू आ गए, हमेशा सरफेस पे ही रिसाइड कर सकते हैं तो माइनस क्यू आ गए, और इसके बाद बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ गए, बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ गए। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ यूनिकनेस थ्योरम का, थोड़ा सा समझने के लिए। तो देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं, दो पॉइंट्स को कंसिडर करता हूं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q ने S, दो पॉइंट है P और S। तो अगर पॉइंट P को देखें तो दिस पॉइंट P, अगर मैं सेंटर से सोचूं, तो अगर सेंटर से मैं चलना शुरू करूं तो उस P पर पहुंचने के लिए मुझे एक कंडक्टर देखने को मिल रहा है रास्ते पे। तो इस कंडक्टर के हिसाब से बोल सकते हो वो पॉइंट आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो ये एक आउटसाइड पॉइंट है, ये एक आउटसाइड पॉइंट है। अब इस आउटसाइड पॉइंट पर जो अंदर होने वाले नेट चार्जेस हैं, जो अंदर होने वाले जितने भी चार्जेस हैं, इनसाइड पॉइंट्स कौन से हो गए, वो आउटसाइड पॉइंट्स हो गए। तो इनसाइड चार्जेस कौन से हो गए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों इनसाइड चार्जेस हो गए। ये इनसाइड चार्जेस हो गए। तो इनसाइड चार्जेस और आउटसाइड पॉइंट, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो कहना क्या है इस थ्योरम का, कि जितने भी अंदर पर होने वाले चार्जेस हैं वो सब मिलाकर जो नेट फील्ड बनाएंगे किसी बाहर पर होने वाले पॉइंट पर, वो हमेशा जीरो होगा। चलिए चेक करते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यहां पर अगर E ड्यू टू इनसाइड चार्ज अगर देखें, इनसाइड चार्ज की वजह से एट P अगर देखें तो ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे ये डिस्टेंस कुछ भी होगा RP, मान लीजिए ये डिस्टेंस RP है, तो क्या लिखेंगे KQ/RP स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फील्ड तो ऐसे ही लिखते हैं ना। आपको ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही होगी कि इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड किसी और के आ जाने की वजह से चेंज नहीं होता है। ये तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही पढ़ लिया था। तो मैंने इसका फील्ड अलग से लिखा, इसके फील्ड को अलग से लिखूंगा, दोनों को वेक्टरली ऐड कर दूंगा, दैट इज द नेट फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट पॉइंट P। ऐसा ही कुछ है। तो फिर अगर यहां से आप ध्यान से देखें तो ये माइनस क्यू जो है वो एक तरह से स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फीयर पे अगर एक माइनस क्यू चार्ज दें तो किसी बाहर वाले पॉइंट पर वो क्या फील्ड बनाता है, वो फील्ड बनाएगा KQ/RP स्क्वायर, बट इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो यहां पर एक माइनस लगा देता हूं, ऑपोजिट होगा, क्यों, बिकॉज यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसने जो फील्ड बनाया वो ऐसा बनाया, नेगेटिव वाले ने जो फील्ड बनाया वो ऐसा बनाया, और यहां पर ई नेट इनकी वजह से जो आया ये क्या आया, जीरो। ये जीरो आना चाहिए था, ये जीरो आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो यूनिकनेस थ्योरम का कहना यही है, यूनिकनेस थ्योरम यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी नेट फील्ड है सारे इनसाइड चार्ज की वजह से वो हमेशा जीरो होगा किसी भी बाहर होने वाले पॉइंट पर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और इसी का जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से आप ट्रू देख सकते हैं कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के ये जो हो गया ये आउटसाइड चार्ज हो गया, ये आउटसाइड चार्ज हो गए, और इस आउटसाइड चार्ज के अंदर ये इनसाइड पॉइंट्स हो जाएंगे। यहां पर कोई भी S जो है वो एक इनसाइड पॉइंट है। तो S पे अगर आप ध्यान से देखें,
एस पे अगर आप नेट फील्ड देखने की कोशिश करें तो एस पे जो नेट फील्ड है वो किसकी वजह से है? सोचिएगा, एस पे जो नेट फील्ड है, क्या आउटसाइड चार्जेस जो हैं क्या एस पे कोई नेट फील्ड बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये कंडक्टर है और ये जो, अगर मैं सिर्फ आउटर सरफेस को ड्रॉ करूं तो इसमें प्लस क्यू चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एस वाले पॉइंट पे, किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर वो फील्ड नहीं बना रहे हैं। अगेन शेल थ्योरम के थ्रू सोच सकते हैं, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये आपके दूसरे स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर रहा है कि नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द आउटर चार्जेस, यहाँ पर आउटर चार्जेस सिर्फ एक था तो उसी का नेट फील्ड जीरो हो गया। अगर 2-4 होते हैं तो उन सब का मिलाकर नेट फील्ड जीरो हो जाता अंदर वाले पॉइंट्स में। आई होप यूनिकनेस थ्योरम क्लियर होगा आपको, क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या बोलने की कोशिश की गई है यूनिकनेस थ्योरम के अंदर, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इस यूनिकनेस थ्योरम की मदद से हम कुछ फर्दर और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बातें करेंगे। देखते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस करके कि क्या होने वाला है, ओवरऑल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट इज थर्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये। तो स्फेरिकल शेल, अगेन स्फेरिकल शेल, साथ में चार्ज एज सेंटर प्लस चार्ज आउटसाइड द शेल, चार्ज आउटसाइड द शेल, ये तीन चीजें का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या, एक बार समझिएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक शेल हुआ, सेंटर पे एक चार्ज है और बाहर पे एक आपने क्यू चार्ज भी रख दिया है, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब याद कीजिए, सबसे पहली चीज, इस प्लस क्यू का फील्ड चेंज होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत लॉजिकली सोचेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, लॉजिकली सोचते हैं। इस प्लस क्यू का फील्ड चेंज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्लस क्यू का फील्ड तो ऐसे ही जाने वाला है जैसे ये पहले जा रहा था, बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ पर ही सिचुएटेड है। इसने तो वैसी ही फील्ड बनानी है, तो अगर इसने वैसी फील्ड बनानी है तो इसको टर्मिनेट करने वाला भी वैसा ही कुछ होगा, इसको टर्मिनेट करने वाले को भी वैसा ही कुछ आना पड़ेगा, जिससे कि ये पूरे फील्ड लाइंस को कैंसिल कर दे और ये दोनों मिलकर कुछ फील्ड बनाना पाए इस पॉइंट पर, ये दोनों मिलकर इस पॉइंट पर कोई फील्ड बनाना पाए। तो इसका मतलब तो ये है कि बाहर के चार्जेस, अगर मैंने बाहर चार्ज रख भी दिया है तो उसकी वजह से अंदर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज बाहर वाले चार्जेस मिलाकर अंदर वाले पॉइंट पर कोई नेट फील्ड तो ऑलरेडी बना ही नहीं रहते। वो दोनों ने कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के सरफेस के अंदर बाहर जितने भी चार्जेस होंगे वो मिलकर अंदर फील्ड बना ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से अंदर पे नेट फील्ड को वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करने वाले हैं, नेट फील्ड लाइंस को। तो इस वजह से यहाँ पर अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा था तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही हो गया, अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर माइनस क्यू आ गया है तो बाहर पे एक प्लस क्यू आना पड़ेगा, बाहर पे एक प्लस क्यू आना पड़ेगा। क्यों आया ये? बिकॉज कंडक्टर पे नेट चार्ज तो जीरो था, तो नेट चार्ज अभी भी जीरो बना होना चाहिए। तो अगर नेट चार्ज अभी भी जीरो बना होना चाहिए तो माइनस क्यू अगर अंदर पे आ चुका है तो बाहर वाले पे प्लस क्यू आना ही आना है, बाहर वाले पे प्लस क्यू आना ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लस क्यू आ गया। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बाद की चीज़ है, अभी बस ये समझ लेते हैं कि यहाँ एक प्लस क्यू आ गया। साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पर आपने एक चार्ज एक्स्ट्रा रख दिया है, ये भी तो कुछ फील्ड लाइंस बनाएंगे, ये भी तो एक फील्ड बना रहा होगा, और इसके फील्ड को ओवरऑल पूरी तरह से कैंसिल करने के लिए जो भी इस मटेरियल पे पढ़ रहे थे उतने फ्रैक्शन ऑफ लाइंस के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर ने और इंड्यूस किया होगा। ये कंडक्टर ने और चार्जेस इंड्यूस किए हैं नेगेटिव और एक्स्ट्रा, जिससे कि इसके लाइंस भी यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएं, जिससे कि इसके लाइंस भी यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो जाएं। तो ये कुछ और चार्जेस आए हैं क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव।
अब कंडक्टर पे आपका ओवरऑल नेट चार्ज बदलना नहीं चाहिए, तो एक प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, तो एक कुछ प्लस क्यू इंड्यूस भी हुआ होगा, जिससे कि अब टोटल चार्ज अगर देखें तो माइनस क्यू आई इन प्लस क्यू आई इन प्लस क्यू माइनस क्यू, सबका सम करने पर जीरो आने वाला है, सबका सम करने पर जीरो आने वाला है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से ये जो फील्ड लाइंस निकले वो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा आ गए, इधर पे पूरे पॉजिटिव चले गए होंगे, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस चार्जेस हैं, इंड्यूस चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर ये नेट फील्ड जीरो बना पा रहे हैं, अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो बना पा रहे हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता तो ये जो सरफेस पे चार्जेस लाए कर रहे हैं वो तो यहाँ पर नेट फील्ड जीरो बना लेते। जो भी सरफेस पे चार्जेस आए हैं अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते तो यहाँ पर वो तो नेट फील्ड जीरो बनाते, बट बाहर पर एक चार्ज क्यू जो है वो तो एक्स्ट्रा रह जाता। अब ये क्यू का नेट फील्ड यहाँ पर नेट फील्ड की तरह काम करता, ये यहाँ पर एक नेट फील्ड बना देता। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर के ऊपर अंदर के दोनों चार्जेस का नेट फील्ड तो जीरो है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो आपको क्या देखने को मिलता कि ये भी अपने फील्ड को यहाँ पर जीरो कर रहे हैं, तो फिर बचता एक फाइनल चार्ज ये, और ये फाइनल चार्ज यहाँ पर एक फील्ड बना देता और कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाता। तो इस वजह से मुझे ये बात समझ में आ गई, कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दिया है तो बाहर पर एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछ लूँ, अगर एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं कि फाइंड द नेट फील्ड ड्यू टू ऑल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, अब आउटर सरफेस पे जो भी इंड्यूस चार्ज आए हैं उस इंड्यूस चार्ज को मान लो मैंने क्यू नॉट बोलना है, जो भी आए हैं मतलब इन सब का जो सम है, इन सब का जो भी सम है उसको क्यू नॉट बोल रहा हूँ नेट। तो ड्यू टू ऑल इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस क्यू नॉट एट पॉइंट पी पॉइंट पर, पी पॉइंट कहाँ है सर, ये है पी पॉइंट, और आपको ये बोला गया है कि ये डिस्टेंस आपको आर पी बताया गया, ये डिस्टेंस आर नॉट बताया गया, मान लीजिए आर पी छोड़िए, ये डिस्टेंस आपको आर नॉट बताया गया, इस चार्ज से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस आर नॉट बताया गया। सोचिएगा क्या करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए पॉज कीजिए वीडियो, समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए थोड़ा सा और फिर बताइए क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा कहना होगा कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप कुछ ऐसा कीजिए कि यूनिकनेस थ्योरम को याद कीजिए, और यूनिकनेस थ्योरम का कहना होगा कि जितने भी बाहर वाले चार्जेस हैं वो अंदर वाले पॉइंट पर कभी भी नेट फील्ड हमेशा जीरो बनाएंगे। तो बाहर वाले चार्जेस क्या हैं, आउटसाइड चार्जेस क्या हुए, आउटसाइड चार्जेस हुआ ये प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। क्यू नॉट कैसे बोल रहे हैं, ये सारे जो भी आउटर सरफेस पे इंड्यूस आए हैं ये आउटसाइड चार्ज हो गए, कंडक्टर के बाहर जो चार्ज है, और हमें पता है कि ये दोनों मिलकर जो ई नेट बनाएंगे ये क्या होना चाहिए, जीरो एट पी पर ये दोनों मिलकर जो नेट फील्ड बना रहे होंगे वो जीरो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो पी पर अगर ये जो नेट फील्ड बनाएंगे अगर वो जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर लिखें तो ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट, ई ड्यू टू प्लस क्यू किससे बोल रहे हैं, ये जो बाहर रखा हुआ है, एंड ई ड्यू टू क्यू नॉट जो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं पता, तो ये क्यू नॉट, इन दोनों का मिलाकर जो नेट फील्ड है वो जीरो होना चाहिए, कहाँ पर, एट पी, बिकॉज पी इज अ पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द कंडक्टर एंड दीज आर द चार्जेस विच आर लाइंग आउटसाइड द कंडक्टर। तो वो यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। और आपको पता है कि ये वाला जो फील्ड है ये तो एक पॉइंट चार्ज है,
पॉइंट चार्ज से इसके आर नॉट डिस्टेंस दूर पे ये क्या फील्ड बनाएगा, ये तो हम लिख सकते हैं। तो इसका फील्ड मैं लिखूंगा के क्यू बाय आर नॉट का स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन पर होगा, कुछ जो भी ये ऐसा डायरेक्शन है मान लो, इसको मैं एन कैप दिया नाम, इसको मैंने एन कैप दिया नाम, तो ये किस डायरेक्शन पे, एन कैप पे। तो आप बोल सकते हैं कि ई ड्यू टू प्लस क्यू, जो भी आपका प्लस क्यू चार्ज था उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो सेम फील्ड आने वाला है बट माइनस एन कैप डायरेक्शन पे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाकी बचे हुए जो भी सरफेस पे चार्जेस हैं वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो कुछ इस डायरेक्शन पर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, माइनस एन कैप डायरेक्शन पे। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, मैग्नीट्यूड बिल्कुल यही होने वाला है, के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये हम नहीं बता सकते, बट ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इनकी वजह से जो नेट फील्ड है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई ड्यू टू क्यू विल बी के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस एन कैप। ये माइनस एन कैप डायरेक्शन पे ओवरऑल फील्ड बना रहे होंगे। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यूनिकनेस थ्योरम को हमने कैसे यूज़ करना है। अब मैं अगर आपसे पूछता कि बाहर वाले पॉइंट पर फील्ड बताओ, इस एस वाले पॉइंट पर फील्ड बताओ, फाइंड फील्ड एट पॉइंट एस। अब ये डिस्टेंस आपको मान लो बता दिया गया है आर एस, तो आपको एस वाले पॉइंट पर फील्ड पूछा गया है। तो अगला सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट एस वाले पॉइंट पर नेट फील्ड बताना है। सोचिएगा क्या करेंगे, एस वाले पे नेट फील्ड बताना है, क्या करेंगे सोचिए। तो इसके लिए आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर नेट फील्ड एस वाले पॉइंट पे बताना है, एस वाले पॉइंट पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं वैल्यूज बता भी पाऊंगा या नहीं, आपको पहले तो ये सोचना है। एग्जैक्टली वैल्यू मैं यहाँ पर बता पाऊंगा या नहीं, पहले तो ये सोचना है। तो फिर नेट फील्ड अगर एस वाले पॉइंट पर पूछ लिया गया है तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एस पॉइंट पर जो फील्ड है, इस पे जो फील्ड है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू क्यू नॉट, इन्हीं दोनों की वजह से। क्यू नॉट क्या, आउटर सरफेस पे जो भी इंड्यूस चार्जेस हैं, बिकॉज अंदर वाले चार्जेस अपने कंडक्टर को क्रॉस करने के बाद बाहर वाले पॉइंट पर कभी भी फील्ड बनाते नहीं है। तो ये क्यू जो है और ये जो माइनस क्यू है, दोनों ने मिलके वहां पर जीरो फील्ड बनाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फील्ड किसकी वजह से होगा, जो भी आउटर चार्जेस हैं। तो आउटर चार्जेस के अंदर ये दोनों चार्जेस ही लाई कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से सोचें तो ये जो क्यू है इसकी वजह से फील्ड तो लिख पा रहा हूँ मैं, वो है के क्यू बाय आर एस स्क्वायर, बट मुझे इसका फील्ड लिखना नहीं बनेगा। इसका फील्ड में हमारे अभी रीच में नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू नॉट पे स्फीयर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ आर एस नॉट बोलूँ, अगर मैं आर एस नॉट बोलूँ तो इसका जो फील्ड है वो के क्यू नॉट बाय आर एस नॉट नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एज द डिस्ट्रीब्यूशन is not uniform on the surface, सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस वजह से आप यूनिफॉर्म वाले डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर होगा? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर एस वाले पॉइंट पर फील्ड बताना है तो क्या आप बता लेंगे इस माइनस क्यू वाले की वजह से एस पे? तो बिल्कुल बता सकते हैं, बिकॉज जो प्लस क्यू का फील्ड है उसी का जस्ट ऑपोजिट फील्ड है। या तो ये तो बहुत आसान ही था, बिकॉज ये एक स्फीयर का ही पार्ट है और यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अंदर वाले पे, तो फिर इसकी वजह से जो भी चार्ज है वो तो आप के क्यू बाय आर एस नॉट जैसा बोल ही सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन पे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए।
किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लिख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे होंगे। एक दो डिस्ट्रीब्यूशन और देखते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ। स्फेरिकल सरफेस के साथ में चार्ज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली इनसाइड द कैविटी। कैविटी बोल सकते हो या फिर आप शेल के लिए बोल सकते हैं। स्फेरिकल सरफेस बोलो या फिर स्फेरिकल शेल बोलो। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार क्या है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें ध्यान से, क्या बोलने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ। ये शेल हुआ। अब यहाँ पर एक चार्ज रख रहे हैं, अनसिमेट्रिकली रखें। ये सेंटर है, सेंटर पे नहीं रखें, आप सेंटर से थोड़ी दूर रखें। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सोचना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोचिए एक बार, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक बार सोचिए आप खुद से। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ में आ रहा होगा कि इसका लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन की डेंसिटी तो ज़रूर हाई है एज कम्पेयर टू, जितने भी लाइंस निकल रहे हैं वो तो एक जैसे ही निकल रहे हैं, बट इस जगह पर फील्ड की डेंसिटी, आपको लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस रीजन पे। तो ऑब्वियस है उन्हें टर्मिनेट करने के लिए ज़्यादा लाइंस भी देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो माइनस क्यू तो आएंगे, बिकॉज प्लस क्यू है तो माइनस क्यू के चार्ज ही उसको टर्मिनेट करेगा। पूरे लाइंस को अगर टर्मिनेट करना है तो माइनस क्यू तो आएगा, बट माइनस क्यू नॉन सिमेट्रिकल वे पे आएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ माइनस क्यू और अनसिमेट्रिकल वे पे, अनसिमेट्रिकल वे पे माइनस क्यू इंड्यूस हो चुका है। अब देखिएगा, माइनस क्यू इंड्यूस हो चुका है। अब माइनस क्यू के इंड्यूस होने से क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे के फील्ड को टर्मिनेट कर लिया, जिससे कि वो बाहर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड नहीं बना पा रहे हैं। मतलब इस जगह पर अगर मैं एक पॉइंट लूँ ई नेट, तो ई नेट पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, ये तो हम 100% बोल सकते हैं। और अंदर होने वाले इस प्लस क्यू ने और ये जो भी माइनस क्यू यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, ये दोनों ने मिल के उस पे ई नेट पे उस पॉइंट पर कंडक्टर के ऊपर जो मैंने अभी वाइट डॉट बनाया है, उस वाइट डॉट पे कोई भी फील्ड बनाई नहीं है। क्यों? बिकॉज इनके जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, वो इसी रीजन पे फील्ड बना पा रहे हैं, वो यहाँ पर ही टर्मिनेट कर गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई है कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेट फील्ड तो अब नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब बचता कौन है? कंडक्टर पे कोई चार्ज दिया नहीं था हमने। अब कंडक्टर पे अगर कोई चार्ज हमने दिया नहीं है, तो फिर उस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि अभी हमने कंडक्टर के लोअर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस की वजह से ले आया है, तो ज़रूर प्लस क्यू भी इंड्यूस हुआ होगा। और वो कहाँ हो सकता है? एक ही रीजन बच रहा है, विच इज़ आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू भी आना है, और प्लस क्यू को कुछ इस तरह से आना है कि ई नेट जीरो मेंटेन रहे। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू को अगर इस पॉइंट पर नेट फील्ड को जीरो बनाना है, तो ज़रूर वहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिलने वाला है। अदरवाइज अगर बाहर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इन दोनों ने मिलके तो नेट जीरो बनाया था, बट बाहर वाले ने मिलके नेट को कुछ बना देना है, और इस पॉइंट पर नेट फिर जीरो नहीं रह पाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आएंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज आए वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आए, और साथ में कैसा, कौन सा चार्ज आया? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आया। अब अगर आपको यहाँ से पूछा जाए, अब अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि फाइंड, अगर ये डिस्टेंस आपको कुछ आर नॉट बताया गया है, एक पॉइंट पी है, और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फाइंड फील्ड एट पी ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज एट द लोअर सरफेस या फिर इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
तो कंडक्टर के इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आए हैं लोअर सरफेस पे, उनकी वजह से पी पॉइंट पर फील्ड बताइए, अगर ये पूछा गया है तो क्या आप यहाँ पर यूनिकनेस थ्योरम यूज कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे, बिकॉज पी इज एन आउटसाइड पॉइंट। पी एक आउटसाइड पॉइंट है और इनसाइड पॉइंट में आप देख सकते हैं ये एक क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एट पी पर फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, एट सेंटर वाला जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये इनर सरफेस पे है। इन दोनों का जो समीशन है वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही नेट इनर चार्जेस हैं और नेट इनर चार्जेस का बाहर वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस आपने आर नॉट बता दी, ये डिस्टेंस आर नॉट बता दी, तो पॉइंट चार्ज का किसी आर नॉट डिस्टेंस पे जो फील्ड है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर। डायरेक्शन मान लो एन कैप, इस डायरेक्शन को एन कैप बोला हूँ मैं, तो प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू मतलब इनर पे जो भी आया है ये जीरो होना चाहिए। तो ई ड्यू टू माइनस क्यू एट पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर, डायरेक्शन इज माइनस एन कैप, डायरेक्शन इज माइनस एन कैप। देख लीजिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। बहुत आसान सी बात है और अभी तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है और कैसे आपको यूनिकनेस थ्योरम यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से अभी तक सीख चुके होंगे। आई होप आपको ये फोर्थ एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। फोर्थ एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर लास्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद अपन इस लेक्चर को फिलहाल फिनिश करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेम कंडीशन है जो यहाँ पर था, एग्जैक्ट कंडीशन है, बट साथ में यहाँ पर एक चार्ज मैंने बाहर और रख दिया है। तो क्या बोल रहा हूँ, स्फेरिकल शेल चार्ज इनसाइड, और कैसा, अनसिमेट्रिकली रख दिया गया है, साथ में अनसिमेट्रिकली चार्ज हो गया, फिर साथ में एक आउटसाइड चार्ज, साथ में एक आउटसाइड चार्ज और, साथ में एक आउटसाइड चार्ज और। तो बहुत आसान है, ये तो काफ़ी आसान है। अब फिर से समझना है इसको, बिकॉज हमें पता है कि ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर फिर से वही शेल बना रहे हैं जो अभी तक बनाते हुए आए हैं। अब इस शेल पे मैंने बीच में क्या रख दिया, एक, ये हो गया सेंटर, सेंटर पे कुछ भी नहीं है, फिर से यहाँ पर क्यू रख दिए अनसिमेट्रिकली प्लस क्यू। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो, और बाहर पे आपने एक क्यू चार्ज और रख दिया है, क्यू चार्ज और रख दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये बात तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अंदर का फील्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा। तो इसके फील्ड को बैलेंस करने के लिए जैसे पिछले केस में लाइंस वगैरह बने थे, वैसे ही लाइंस बना देंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यू अनसिमेट्रिकली आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म माइनस क्यू। अब अगला बात यह है कि इन दोनों ने मिलके तो अब यहाँ पर ई नेट जीरो कर दिया है, ई नेट जीरो कर दिया है, इन दोनों ने मिलके तो ई नेट जीरो कर दिया है। अब बचता कौन है, इस माइनस क्यू की वजह से एक प्लस क्यू आया और साथ में इस चार्ज की वजह से यहाँ पर और भी कुछ चार्जेस इंड्यूस होने पड़े, यहाँ पर कुछ और भी चार्जेस इंड्यूस होने पड़े। तो मान लेते हैं कि इन सारे चीज़ों की वजह से जो भी नेट चार्ज इंड्यूस हुआ, लेट अस से कि वो क्यू नॉट है, ये ऑल इंड्यूस चार्जेस हैं, जितने भी इंड्यूस चार्ज होने थे वो ऑल इंड्यूस चार्ज को मैं बोल रहा हूँ आउटर सरफेस पे जो भी है उसको क्यू नॉट का नाम दे रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि अब ये क्यू नॉट क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सोचिएगा आउटर सरफेस पे, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्यों, बिकॉज अब मुझे पता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नेट जो फील्ड है वो अंदर वाले पॉइंट पर
इसकी वजह से इस पॉइंट पे नेट जीरो हो जाएगा और ये एक चार्ज रह जाएगा जो कि यहाँ पर नेट फील्ड क्रिएट कर देगा और इस वजह से इस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये कुछ एक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे और इसके फील्ड को ये जस्ट काउंटर अटैक कर रहा होगा। मतलब इसने जो फील्ड बनाया है, इसने जो भी फील्ड बनाया है इस पॉइंट पे, ये जो प्लस क्यू के चार्ज इंड्यूस आए हैं वो जस्ट ऑपोजिट फील्ड बना रहे होंगे जिससे कि यहाँ पर नेट फील्ड इस पॉइंट पर जीरो देखने को मिले। तो आई होप आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड वगैरह कैसे सोचना है ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पहले लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में हमने हर एक चीज़ के बारे में बात की है। तो आज के लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ मैं। अगले लेक्चर पर मैं आऊँगा जिसमें कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कंसेंट्रिक सरफेस, कैविटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। तो आपका काम फिर से वही रहेगा, अच्छी तरह से चीज़ों को रिवाइज करें एंड फिर अगले लेक्चर को अटेंड करें। ठीक है, तब तक अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।